हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो। और आज की क्लास में वी विल कीप अप विद द एनर्जी एंड वी विल कवर अ लॉट ऑफ पोर्शन। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन टुडेज क्लास। ओके, सो पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। सो कल का क्लास वी स्टार्टेड विथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अबाउट व्हाट। ये बात करता है कि लाइक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टॉक्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कि इफ यू आर गिविंग, इफ देर इज एनी सिस्टम, अगर ये सिस्टम ऑफ गैस है एंड इफ टू दिस सिस्टम यू आर गिविंग हीट, सपोज हीट एनर्जी आप इसको दे रहे हो, देन ये हीट एनर्जी का फेट क्या होगा, ये क्या क्या करेगा। सो इट कैन get used in two things, that is in doing work or in or in increasing the internal energy of this system. Done. So this delta q can divide into two things. Another is your delta u. Okay, so w और delta u. So energy क्या होता है, कंजर्व होता है. So हम लिख सकते हैं कि delta q will be equal to w plus delta u, and this is your conservation of energy. डन, दिस इज योर वर्क डन। वर्क डन को मैंने आप लोगों को बताया था, वर्क डन क्या होगा, पी डेल्टा वी इफ वॉल्यूम चेंज इज वेरी स्मॉल, जो कि तुम्हारा क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस में होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग सिस्टम को बहुत ही वेरी स्लोली हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेकर जाते हैं। आई एक्सप्लेन रीजन वाई। सो इन दैट केस वर्क डन को क्या लिखोगे, पीडीवी, क्योंकि डेल्टा वी विल बी वेरी स्मॉल एंड इफ डेल्टा वी टेंड्स टू जीरो almost, then we can write work done as pdv. So this is first law of thermodynamics where work done is this. Okay, उसके बाद हमने पढ़ा था मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इट इज इंडिकेटेड फर्स्ट बाय लेटर C and then it is amount of heat given per unit mole for per unit temperature rise, where temperature per unit temperature rise. Done. So this is C. Now for gaseous system, molar specific heat is categorized into two things, that is your Cp and Cv. Cp का मतलब क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv का मतलब क्या था, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये दो था। डन। सो इफ यू आर गिविंग हीट एट कांस्टेंट प्रेशर तो Qp को क्या लिख सकते हो, Ncp delta T. Similarly, if you are giving heat at constant volume, that can be written as Ncv delta T. और कल मैंने एक्सपेरिमेंटली आप लोगों को दिखाया था कि Cp is greater than Cv. आज हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे कि Cp Cv से बड़ा है और कितना बड़ा है, that we will find out today in the class. Okay, so let's start with the thing. कल के क्लास मैंने एंड किया था रिवर्सिबल प्रोसेस के एक्सप्लेनेशन से, कि रिवर्सिबल प्रोसेस हम अचीव कैसे करते हैं। सो दैट प्रोसेस यूज्ड टू बी क्वाजी स्टैटिक, लाइक प्रोसेस काफी स्लो होता है, और इसलिए जब भी हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं थ्रू रिवर्सिबल प्रोसेस, हर लाइक कल मैंने क्लास में बोला था कि कोई भी प्रोसेस हो, अगर P वर्सेस V का डायग्राम है, यहाँ पे स्टेट 1 है तुम्हारा P1 V1 T1 और स्टेट 2 है P2 V2 T2। सो अगर तुम स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहे हो इरिवर्सिबली, तो बीच में कितना प्रेशर, कितना वॉल्यूम, कितना टेम्परेचर हुआ तुम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस काफी फास्ट होता है। सो ग्राफ प्रॉपर प्लॉट करने के लिए वी नीड टू कैरी आउट प्रोसेस रिवर्सिबली, दैट इज वेरी मच स्लोली। सो उस केस में हम बीच के पॉइंट्स को इंडिकेट कर सकते हैं, यानी कि ग्राफ बना सकते हैं। डन। सो व्हाट एवर प्रोसेस वी आर गोइंग टू रीड, दैट वी विल रीड बाय अज्यूमिंग इट इज रिवर्सिबल। ओके, सो सबसे पहला प्रोसेस जो है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है whatever things we are going to do, we are going to do at constant volume। ठीक है, सो कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करेंगे। कल के क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था कि स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम आइडियल गैस इक्वेशन को लिखेंगे। सो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू nRT। और अगर आइडियल गैस इक्वेशन आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए लिखना है तो आइसोकोरिक मींस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक काम करते हैं,
प्रेशर को लिखो ऐसे, N इज कांस्टेंट दैट इज नंबर ऑफ मोल, R इज कांस्टेंट दैट इज गैस कांस्टेंट, और आइसोकोरिक के लिए वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया, तो इसको ऐसे लेकर आ जाओ और ये हो गया ऐसे। सो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो टर्म है दिस इज व्हाट, दिस इज अ कांस्टेंट, सॉरी ये तुम्हारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। डन। सो अगर हमें P वर्सेस T का ग्राफ बनाना है, P वर्सेस T का ग्राफ बनाना है तो कैसा होगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस this graph will look like this. Okay, so P versus T का ग्राफ फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा दिखेगा। अगर तुम्हें क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है कि PT कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, इट मींस प्रोसेस इज आइसोकोरिक, राइट। सो ग्राफ हो गया। उसके बाद हम क्या डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे वर्क डन, ठीक है। उसके बाद हम क्या डिफाइन करने वाले हैं, वर्क डन। सो वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, P dV या P डेल्टा V, व्हाटएवर यू राइट। डन। सो प्रेशर इनटू वॉल्यूम चेंज, एंड यहाँ पे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब वर्क डन क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा V क्या है, 0 है। डन। सो वर्क डन विल बी 0 इन दिस प्रोसेस। उसके बाद मैंने बोला था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में चीजों को पुट करेंगे, ठीक है। सो चलो अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिखते हैं। सो वहां पे क्या लिखोगे, डेल्टा Q इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा U। डन। एंड यहाँ पे वर्क डन 0 हो गया है, सो डेल्टा Q इस प्रोसेस के लिए डेल्टा U के बराबर होगा। एंड सिंस दिस इज अ आइसोकोरिक प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, सो डेल्टा Q को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना NCV डेल्टा T, लिख सकते हैं। क्योंकि क्यू को कैसे देखो, स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट सी का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा Q बाई N डेल्टा T, है ना। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दे रहे हो तो ये वाला डेल्टा Q है वो CCV हो जाएगा। सो डेल्टा Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू NCV डेल्टा T। सो यहाँ पे NCV डेल्टा T किसके बराबर हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आता है कि हमें ये पता है कि जो ये इंटरनल एनर्जी होता है वो कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, कैसा फंक्शन है ये, कम ऑन, यस, इज इट स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, कैन एनीवन आंसर, पारुल, आर्य, अभय, प्रज्ञा, जडेजा। ओके, सो डेल्टा यू इज एक्चुअली स्टेट फंक्शन, ठीक है। ये कैसा फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे पाथ कैसा है, आइसोकोरिक, यानी कि अगर तुम ग्राफ में देखो कोई भी P वर्सेस T का ही ग्राफ ले या फिर P वर्सेस V का ग्राफ ले लो, सो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए, ठीक है, स्टेट 1 से स्टेट 2 जाने के लिए कोई भी रास्ता लिया जाए, कोई भी रास्ता लिया जाए, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, सेम, ठीक है। मैंने ये P वर्सेस V ग्राफ आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए नहीं बनाया है, प्लीज कीप दैट इन योर हेड, मैं बस एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे, और मैं ये बता रही हूँ कि स्टेट फंक्शन क्या है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। देन यहाँ इस पर्टिकुलर थिंग में हम लोग स्टेट 1 से स्टेट 2 कैसे जा रहे हैं, आइसोकोरिक पाथ के थ्रू जा रहे हैं, और तब हमारा पोटेंशियल चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, NCV डेल्टा T आ रहा है। कहने का मतलब कि अगर मैं कोई और पाथ से भी जाऊं, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, व्हाटएवर, डेल्टा यू के लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं NCV डेल्टा T। क्यों, क्योंकि डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है, उसको रास्ते से मतलब नहीं है, कैसे लेकर गए हो उससे मतलब नहीं है। अगर डेल्टा T सेम है देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। यानी कि डेल्टा यू का कोई फॉर्मूला अगर आ रहा है किसी पाथ के थ्रू समथिंग, तो दैट समथिंग विल बी ट्रू फॉर ऑल पाथ्स, राइट, क्योंकि डेल्टा यू इज व्हाट, स्टेट फंक्शन। सो आगे के जो भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा यू को हर जगह
किसी भी प्रोसेस में मैं लिखूंगी एनसीवी डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस में ये आया है एनसीवी डेल्टा टी और ये एक स्टेट फंक्शन है, इसलिए हम इसको कोई भी प्रोसेस में सेम लिख सकते हैं, एंड दैट इज अ कंक्लूजन फ्रॉम दिस थिंग। ओके, सो हमने क्या क्या देखा? हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहले हमने क्या लिखा? दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, वहां से पी वर्सेस टी का ग्राफ बनाया, वर्क डन 0 हुआ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करने के बाद हमें पता चला कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज एन सीवी डेल्टा टी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है? यहाँ पे कांस्टेंट होता है तुम्हारा प्रेशर। ठीक है, अगेन सेम काम हम करेंगे जो कर रहे थे। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? आइडियल गैस इक्वेशन। सो पीवी इक्वल टू क्या लिखोगे? एनआरटी। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, वी को क्या लिखोगे? एनआर बाई पी टी। अब देखो पी अगर मेरा कांस्टेंट है तो एनआर बाई पी मेरा क्या हो गया? ये हो गया कांस्टेंट, यानी कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर ये ऐसा है तो यहाँ पे तुम अगर v वर्सेस t का ग्राफ बनाओगे तो v वर्सेस t का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। डन। तो अगर v वर्सेस t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इट मींस प्रेशर इज कांस्टेंट। ओके, चलो, सो ये तो हमें मिल गया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? वर्क डन। अब देखो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है पीडीवी। ठीक है, पीडीवी। अब यहाँ पे प्रेशर तो कांस्टेंट है, सो ये कांस्टेंट है। सपोज कर लो इस प्रोसेस में हम लोग यहाँ थे कहीं 1 पे, जहां पे प्रेशर था P। सिंस सपोज कर लो मैं प्रेशर P वर्सेस V का ग्राफ है, P था एंड P1 V1, T1 है इनिशियल स्टेट और सेकेंड स्टेट है तुम्हारा P2 V2 T2। अगर नहीं दिख रहा तो मैं काम करती हूँ, इसको हटाती हूँ। ठीक है, कॉर्नर में करने से अच्छा है कि बीच में कर दूं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, P वर्सेस V मैं बना रही हूँ। एक स्टेट है तुम्हारा P1 V1 T1। अब प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो प्रेशर तो कांस्टेंट रखना है। सेकेंड स्टेट यहाँ पहुंचा, यहाँ पे प्रेशर है P2 V2 T2। ठीक है, सो प्रेशर कांस्टेंट है और ऐसे ये ऐसे गया, सो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन अगर हमें निकालना है तो क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट तो उसको बाहर रख लो, डीवी चेंज इन वॉल्यूम को बस लिखना है, दैट इज V2 माइनस V1। ठीक है, सो समथिंग लाइक दैट। कल के क्लास में मैंने ये भी बताया था कि P वर्सेस V का जो कर्व होता है और उसके कर्व के अंडर का एरिया विथ वॉल्यूम एक्सिस विल गिव यू वर्क डन, मैंने बोला था ना। तो यहाँ पे भी अगर तुम देखो तो कर्व ऐसा है। अब इसके अंदर का इस कर्व के अंदर का एरिया विथ वॉल्यूम एक्सिस कितना होगा? इतना। अगर तुम इस एरिया को निकालो तो ये एक रेक्टेंगल है जिसका हाइट P1 के बराबर है और बेस किसके बराबर है? V2 माइनस V1। तो तुम क्लियरली देख सकते हो कि वर्क डन क्या हुआ है यहाँ पे, P1 into V2 minus V1. So this is the work done here. Now if you go on to write what that is your what is that called? First law of thermodynamics. Yes, मैं भूलती बहुत। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो क्या लिखोगे? डेल्टा Q इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा U, राइट? एंड डेल्टा Q विल बी इक्वल टू P V2 माइनस V1 प्लस डेल्टा U। सो यहाँ पे ऐसा हुआ। अब देखो यहाँ पे डेल्टा Q को क्या लिख सकते हैं? सिंस वी आर गिविंग हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सो कांस्टेंट प्रेशर के लिए C क्या होता है? Cp होता है, और इसको क्या लिख सकते हो? डेल्टा Q बाई N डेल्टा T। तो डेल्टा Q किसके बराबर हो जाएगा? NCp डेल्टा T will be equal to how much? P V2 minus V1। और डेल्टा U को क्या लिख सकते हैं? NCV delta T। We can do this, right? So this is what we are getting after applying first law of thermodynamics। और यहाँ से ही हमें मिल जाएगा Cp और Cv के बीच का रिलेशन। So let's find it out now। So हमें क्या मिला है अभी अभी? हमें क्या मिला अभी अभी? हमें अभी अभी पता चला कि NCp डेल्टा T किसके बराबर होगा? ये होगा P डेल्टा V प्लस NCV डेल्टा T आइसोबारिक प्रोसेस में, राइट? अब आप देखो P डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं? सो PV इक्वल टू क्या होता है? NRT होता है ना? PV इक्वल टू क्या होता है? NRT।
एंड इफ वी गो ऑन टू टेक द पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, मैंने पहले भी क्लास में तुम लोगों को बताया है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। जैसे अगर एक्स वाई है इक्वल टू सम के जेड है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो सिंपल है। अगर दो वेरिएबल एक साथ है तो पहले एक को कांस्टेंट मान लो और दूसरे को डिफरेंशिएट करो। सो y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y करो तो क्या लिखोगे, dy बाई dy। अगेन तुमने dy से डिवाइड किया तो यहाँ पे भी dy लिखोगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले एक को कांस्टेंट मानो, दूसरे का उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1, और dy के टर्म में डिफरेंशिएट किया था इसलिए dy को टॉप में लिखना है। ठीक है, y को कांस्टेंट मान लो तो अब क्या लिखोगे, dx बाई dx इंटू dx इक्वल टू क्या होगा, k dz बाई dz इंटू dz। सिंपल है। यहाँ पे क्या dy बाई dy 1 हो जाएगा, यानी कि x dy प्लस y dx इक्वल टू k dz यहाँ पे मिला। सिमिलर थिंग वी विल डू हियर। सो p, v का p को कांस्टेंट मान रही हूँ और p कांस्टेंट भी है यहाँ पे, क्योंकि हमने प्रोसेस कौन सा डील कर रहे हैं हम, आइसोबारिक। ठीक है, सो p इज कांस्टेंट ऑलरेडी। v का पार्शियल चेंज क्या होगा, डेल्टा v। ठीक है, एन आर इज कांस्टेंट, t का पार्शियल चेंज कितना होगा, डेल्टा t। तो सिंपल है, ऐसे लिख दो। सो p डेल्टा v हम क्या लिख सकते हैं, एन आर डेल्टा t लिख सकते हैं इफ द प्रोसेस इज आइसोबारिक। अगर ये आइसोबारिक नहीं होता, प्रेशर भी चेंज करता, तब इसको कैसे लिखते, p डेल्टा v प्लस v डेल्टा p, दोनों लिखते है ना। अगर इसका कंप्लीटली करोगे तो क्या करोगे, p डेल्टा v प्लस v डेल्टा p इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, ऐसे लिखेंगे। लेकिन सिंस यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, डेल्टा p हो जाएगा 0, तो p डेल्टा v किसके बराबर होगा, एन आर डेल्टा टी। सो लेट्स पुट दैट हियर, एनसीपी डेल्टा t इक्वल टू एन आर डेल्टा टी plus NCV delta T, and now n will get cancelled. Also delta T you can cancel. Cp equal to what, Cv plus R. You can see here clearly Cp is greater than Cv. So experimentally I have done that. I have shown you Cp will be greater than Cv, and that experimental thing is very important if you really want to understand all those things of thermodynamics. ठीक है, फॉर्मूला तो सबको याद होता है, बट जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो भी हमें पता होना चाहिए लॉजिकली कि सीपी सीवी से बड़ा क्यों है, एंड दैट आई डिस्कस्ड यस्टरडे। ओके, सो मैथमेटिकली यू कैन सी सीपी सीवी से कितना बड़ा है, आर बड़ा है ना। सो नाउ एनीवन हैज एनी डाउट हियर in anything that I have discussed so far? Come on, let me know fast. कुछ तो बोलो। Any doubt, anyone? Okay. चलो ठीक है। Now what is isothermal process? You people are not going to reply. This is too bad यार, कभी तो कुछ reply कर दिया करो। Constant temperature. Isothermal process means what? Temperature will remain constant, right? And here if you go on to apply what ideal gas equation, what you will write, PV equal to nRT. Okay, so constant temperature, this whole will become constant. Temperature is constant, right? So this is going to be constant. Done? Okay Arya, thank you so much. एक्चुअली तुम लोग बात नहीं करते, तुम लोग बोलते नहीं, ऐसा लगता है ना क्लास में कोई है नहीं। मुझे जैसे तुम लोग एक्चुअल में नहीं होते हो तो मुझे पता होता है कि तुम नहीं हो, तो बात अलग होती है। लेकिन तुम लोग जब दिख रहे होते हो, कोई बोलता नहीं, तो थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, एंड दैट इज व्हाई आई आस्क्ड। ओके, सो टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है ना। सो ये होल टर्म कांस्टेंट हो गया। अब हम ग्राफ किसके बीच बनाएंगे, P वर्सेस B बनाएंगे। ठीक है, सो प्रेशर यहाँ पे क्या दिख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। और जब कोई भी वेरिएबल, दो वेरिएबल का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ तुम्हारा कैसा होता है, ग्राफ तुम्हारा ऐसा होता है। ठीक है, सो y
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, डन, हाइपरबोलिक ग्राफ होगा, डन, सो इट विल लुक लाइक दिस। नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ग्राफ के स्लोप को बाद में डिस्कस करेंगे एक साथ। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और वर्क डन की तरफ बढ़ते हैं, डन। सो वर्क डन क्या क्या होगा, वर्क डन हम क्या लिखते हैं, पी डी वी, डन। अब देखो यहाँ पे प्रेशर भी वेरिएबल है ना, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज वेरिएबल। सो यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते कि dv की जगह v2 माइनस v1 लिख दे और p से मल्टीप्लाई कर दे, नहीं कर सकते, क्योंकि जो वर्क हो रहा है, जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, सो वी कांट डील लाइक दिस। सो स्मॉल वर्क डन यू कैन से इज pdv फॉर सर्टेन इंटरवल, ठीक है। एंड इफ वी हैव टू कैलकुलेट द होल वर्क डन, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू नाउ इंटीग्रेट, क्योंकि बोथ p एंड dv आर द वेरिएबल, सो इंटीग्रेट करेंगे, डन। अब देखो p, यहाँ पे दो वेरिएबल है, p है और dv है, हमें इंटीग्रेट करना है। हमें इंटीग्रेशन हम करते हैं, इजी कब होता है, जब हमारे पास इंटीग्रेशन साइन के अंदर एक ही वेरिएबल से डील करना हो, डन। जैसे एक्स क्यूब dx, सो वेरिएबल चेंज dx है और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो भी x के टर्म में है, राइट। सो देन इट इज मोर इजियर टू डू एंड ओनली कन्वीनियंट थिंग टू डू फॉर अस, क्योंकि हमें तो यही पता है, ऐसे ही करना होता है हमें इंटीग्रेशन। सो p को क्या करोगे, वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, सो दैट वी कैन डू बाय यूजिंग दिस थिंग। और वो क्या है तुम्हारा, pv इक्वल टू क्या है, nRT है, ठीक है। सो प्रेशर को क्या लिख सकते हो, प्रेशर को लिख सकते हो ना nRT बाय वॉल्यूम, डन। सो nRT तो कांस्टेंट है, वेरिएबल यहाँ पे जो आ रहा है वो सिर्फ v है, सो p को हमें वेरिएबल v के टर्म में ही लिखना था, यहाँ पे लिख डालो nRT by v dv, done। And now work done will be this integration of this, volume is suppose changing from v1 to v2, so if you're going to calculate it, what will come out finally, nRT को constant ले लो, dv by v, v1 से v2, dv by v ln v, right, क्योंकि dx by x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, nRT ln v, और लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, v1 से v2। अब तो तुम लोग काफी समझदार हो, सो लिख सकते हो यहाँ पे ln v2 माइनस ln v1, और तुम सबको पता होगा कि ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बाई b होता है। सो यहाँ पे वर्क डन हमें क्या मिलेगा, वर्क डन हमें मिलेगा nRT ln v2 बाई v1, if I'm not wrong, right? Yes, ln v2 बाई v1। ओके, सो वर्क डन हमारा ये आया इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, अब तुम देख रहे होगे कि वर्क डन का फॉर्मूला हर प्रोसेस में अलग है, यानी कि ये एक पाथ फंक्शन है ना, ये कोई स्टेट फंक्शन नहीं है, इसलिए फॉर्मूला भी अलग अलग आ रहा है, डन। सो वर्क डन, कहीं कहीं वर्क डन तुम्हें प्रेशर के टर्म में दिया रहेगा, सो कन्वर्ट कर सकते हो nRT ln v2 को क्या लिख सकते हो, कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, जैसे फर्स्ट आइडियल गैस इक्वेशन से हमें पता है pv इक्वल टू nRT, डन। सो v को क्या लिख सकते हैं, nRT बाई p लिख सकते हैं, सो v2 को क्या लिखोगे, nRT बाई p2 डिवाइडेड बाई nRT बाई p1, and if you're going to cut it properly you will get ln p1 by p2, क्योंकि nRT nRT कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन विल बी दिस। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ कुछ सिग्निफिकेंट निकल कर नहीं आएगा, बट स्टिल लेट्स राइट इट, डन। और वो क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, एंड डेल्टा यू को हर जगह ही क्या लिख सकते हैं, एनसीवी डेल्टा टी, डन, एनसीवी डेल्टा टी प्लस वर्क डन, कितना आया हमारा, nRT ln v2 by v1 whatever and delta q is this, ठीक है। so just this thing, nothing extra is coming out from here, okay। so this is isothermal process। now adiabatic process, this is very interesting, और इस पोर्शन से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो एडियाबेटिक प्रोसेस को एक बार डील करते हैं। ये क्या होता है तुम्हारा, सबसे पहले तो यहाँ पे हीट गिवन टू द सिस्टम इज 0,
सो डेल्टा क्यू 0 होता है। डन। अब देखो ये यानी कि एडियाबेटिक सिस्टम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एडियाबेटिक प्रोसेस कैसे सिस्टम के अंदर होगा। तो सपोज मैंने एक कंटेनर लिया और इसके अंदर मैंने क्या फिल कर दिया, गैस, और मुझे यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर जो गैस है उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर ले जाना है थ्रू एडियाबेटिक प्रोसेस। सो आई विल मेक श्योर कि डेल्टा क्यू क्या है, 0 है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायाथर्मल वॉल से इसको कोट करना पड़ेगा इस कंटेनर को। और डायाथर्मल वॉल क्या होता है तुम्हारा, इंसुलेटर होता है ना। सॉरी, डायाथर्मल इंसुलेटर था, दो दो वॉल्स थे, क्या क्या नाम था उसका, नो एडियाबेटिक वॉल था ना सेकंड, डायाथर्मल तो कंडक्टर होता है। सी दिस थिंग आई एम डूइंग, एडियाबेटिक वॉल, इसीलिए इसका नाम ही है एडियाबेटिक वॉल, ठीक है। एडियाबेटिक वॉल से इसको कोट किया हमने, यानी कि एक इंसुलेटर का लेयर डाल दिया, और ये इंसुलेटर का लेयर क्या इंश्योर करेगा कि कोई हीट सराउंडिंग से सिस्टम में नहीं जा रहा, ना हीट ऐसे आ रहा है और ना हीट ऐसे जा रहा है, हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा। सो एडियाबेटिक प्रोसेस विल हैपन लाइक दिस। अगेन यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे गामा क्या होता है, लेकिन एडियाबेटिक जैसे हर प्रोसेस के लिए मैंने एक इक्वेशन लिखा, पीवी इक्वल टू एनआरटी का यूज करके, है ना। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट था तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आया, लाइक दैट हमने लिखा ना। सो यहाँ पे भी एक इक्वेशन है जो कि हम आइडियल गैस इक्वेशन को डायरेक्टली यूज करके नहीं ला सकते, बट वो इक्वेशन ऐसा होता है, बस तुम्हें पता रखना है, पी भी गामा इक्वल टू, ठीक है, सॉरी, पी भी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, I've written is correctly, right? Yes. So PV gamma is constant. This is adiabatic process का equation. Now this is the thing. अब देखो यहाँ पे कर्व किसके किसके बीच होगा, P वर्सेस V होगा, डन। और P वर्सेस V का कर्व कहाँ आया था, आइसोथर्मल में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V का पावर गामा, डन। और यहाँ पे भी ग्राफ तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ ऐसे ही जाएगा, ओनली स्लोप में डिफरेंस होगा, क्योंकि आइसोथर्मल में इफ यू रिमेंबर गामा की जगह 1 था, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V था। सो पावर में डिफरेंस हो रहा है, यानी कि जो भी कर्व बनाओगे उसके स्लोप में डिफरेंस होगा, एंड हाउ मच दैट वी विल डील विथ लेटर। सो कर्व ऐसा होगा P वर्सेस V का। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, नेक्स्ट थिंग इज टू कैलकुलेट वर्क डन। सो वर्क डन अगर तुम निकालोगे, यहाँ पे वर्क डन क्या लिखते हैं हम लोग, वर्क डन लिखते हैं PdV, ठीक है। और इस प्रोसेस में भी प्रेशर भी वेरिएबल है और वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, तभी तो वर्क डन निकाल रहे हैं, डन। सो again this small work you will write as PdV, try to replace pressure with variable having volume term, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या था, एडियाबेटिक के लिए इक्वेशन क्या है, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यही था ना। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट दिस कांस्टेंट कैन बी। तो सपोज कर लो मैंने यहाँ पे पीवी कर्व बनाया ऐसा, और ये कर्व ऐसा दिख रहा है, दिस इज वन स्टेट, सो हियर प्रेशर इज P1, वॉल्यूम इज V1, टेम्परेचर लेट्स से it's T1, okay. So this is this. Now, if I apply PV gamma equal to constant equation at this point, at point 1, अगर मैं इस इक्वेशन में ये वेरिएबल्स को रखूं, क्योंकि इक्वेशन क्या है, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, पी वेरिएबल है, वी वेरिएबल है, अगर मैं इन वेरिएबल्स का वैल्यू रखूं तो मुझे कांस्टेंट के का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। सो एक काम करते हैं, वही करके करके देखते हैं। सो प्रेशर का वैल्यू कितना रखोगे, P1, वॉल्यूम का वैल्यू कितना है यहाँ पे, V1, सो P1 V1 गामा इज इक्वल टू व्हाट, K, डन। सो कांस्टेंट अगर सेकंड स्टेट ये है, फाइनली यहाँ पहुंच रहा है, तो K P2 V2 गामा इक्वल टू K का वैल्यू ये भी लिख सकते हैं। सो एट एनी पॉइंट we can if value of pressure and volume is known, we can write the value of constant K and that is equal to PV gamma, done. So सबसे पहले एक काम करते हैं, constant K को भी मैं K ही रहने देती हूँ, P को क्या लिख सकते हैं, K by V gamma,
लिख सकते हैं dv. ओके, सो लेट्स डू दैट नाउ. d ओमेगा, वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम v1 टू v2. इस टर्म को ले लो p2 v2 t2. ठीक है, सो वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम v1 टू v2. नाउ लेट्स सॉल्व इट. k बाहर ले लो, कांस्टेंट है, dv बाई v गामा, v gamma v1 to v2. अगेन व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन? तुम सब कर पा रहे होगे इसको. इंटीग्रेशन क्या होगा? दिस इज व्हाट, दिस इज योर k v माइनस गामा, v का पावर कितना है माइनस गामा, ऊपर ले जाओ dv, यही है ना ये v1 से v2. और हमें पता है x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन. सो राइट दैट हियर. x मतलब यहाँ पे वॉल्यूम, और n क्या है माइनस गामा, प्लस वन करोगे माइनस गामा प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस वन. दिस वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट. एंड हियर k इक्वल k इंटू क्या करोगे, वैल्यूज पुट करो v1 एंड v2 का. सो पहले v2 रखोगे, है ना, दिस इज दिस. सो v2 माइनस गामा प्लस वन माइनस v1 माइनस गामा प्लस वन डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 minus gamma. This is work done we are getting. This constant is k. We need to simplify it, right? ऐसे तो याद नहीं रख सकते, बहुत ही अजीब सा दिख रहा है. सो एक काम करते हैं, कांस्टेंट k को अंदर लेकर चलते हैं. सो क्या होगा पहले, k v2 माइनस गामा प्लस वन माइनस k v1 माइनस गामा प्लस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस गामा. दिस इज आवर वर्क डन, राइट? और k का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे v2 का टर्म है ना, सो k भी मैं वो पिक करूंगी जिसमें v2 का टर्म है. सो दिस इज k एंड हियर p2 v2 गामा. सो k को मैं फर्स्ट केस में क्या लिखने वाली हूँ, यहाँ मैं लिखूंगी k को p2 v2 गामा. सो दिस इज p2 v2 गामा, और यहाँ भी v2 है, माइनस गामा प्लस वन पावर है. उसी तरह से यहाँ पे k का वैल्यू रखूंगी p1 v1 गामा, और यहाँ पे क्या है v1 माइनस गामा प्लस वन, पहले से सॉरी या प्लस वन डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा. इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, v2 का पावर गामा और यहाँ पे माइनस गामा प्लस वन मल्टीप्लीकेशन में है, पावर ऐड होगा. सो गामा प्लस वन माइनस गामा कितना होगा, 1. सो दिस इज गोइंग टू बी योर p2 v2 minus p1 v1 divided by 1 minus gamma. So this is the formula. Now we can further change it. और since ideal gas equation हर जगह true होगा, तो adiabatic process में भी true होगा, है ना. So अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन को यहाँ पे यूज करूं, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी. और मैंने जो डायग्राम बनाया था P वर्सेस V कर्व का, ये स्टेट 1 था, ये स्टेट 2 था. सो स्टेट 1 पे अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं तो क्या होगा, P1 V1 इक्वल टू क्या होगा nRT1, है ना. सो और P2 V2 क्या होगा nRT2. तो सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू हियर नाउ, nRT2 minus nRT1 divided by 1 minus gamma. So you can see here this is nRT2 minus T1, that is delta T, 1 minus gamma. So work done is nR delta T by 1 minus gamma. ठीक है. And what is gamma? That this is ratio of Cp by Cv that we will read in kinetic theory of gases. ठीक है, अभी के लिए बस ये समझ लो this is a constant. ठीक, done. So work done is this. Anyone having any doubt here? किसी को डाउट है? ओके, चलो ठीक है. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ अगर जाओ, अगर मैं यहाँ पे लिखूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बोलता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन. और यहाँ पे देख रहे हो ना, एडियाबेटिक प्रोसेस है, डेल्टा क्यू 0 है. सो वर्क डन किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ठीक है, ये किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो वॉट एवर, so if you know delta u, you can say what work is being
what work is getting done, right? And if you know what work is getting done, you can clearly tell what is the change in internal energy, because both are same here. Okay, chalo, let us take some time for you to sink in this concept. Okay, so I'm just giving you 30 seconds or 1 minute, you say. If you want me to go back or page through the pages, अगर तुम चाहते हो मैं pages को turn over करूँ, तो that also you can tell me. चलो मैं काम करती हूँ, जहां से मैंने वर्क डन स्टार्ट किया था मैं इसको लेकर आती हूँ. यस, ओके. एनीवन हैविंग एनी डाउट? चलो ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो वी शुड मूव अहेड, है ना. चलो डन है. सो आगे बढ़ते हैं. कंपैरिजन ऑफ कर्व ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक. अब तुम लोग ध्यान से अगर देखो तो मैंने P वर्सेस V का कर्व बनाया आइसोथर्मल के लिए, वो कुछ ऐसा दिख रहा था, ठीक है. और मैंने P वर्सेस V का कर्व बनाया किसका, एडियाबेटिक का, वो कैसा दिख रहा था, वो भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना. और सपोज कर लो हमें एग्जाम में ये दे दिया, दोनों ही कर्व को कहीं एक साथ बना के रख दिया, एक पॉइंट से कुछ ऐसे बनाया और दूसरा कुछ ऐसे बनाया, और हमसे पूछा कि अब ये बताओ इनमें से कौन सा कर्व आइसोथर्मल का है, कौन सा एडियाबेटिक का है. अगर कर्व देखकर बताना है तो डेफिनेटली वी विल लुक एट इट्स स्लोप एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि किसका स्लोप एट द सेम पॉइंट ज्यादा होगा दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है. जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि कोई भी एक ये पॉइंट ले लो, इस पॉइंट से ऐसे लाइन ड्रॉ करो, सो सेम वॉल्यूम पे इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है, दैट वी कैन चेक, राइट. उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि आइसोथर्मल कर्व अगर है और एडियाबेटिक है तो उन दोनों ही केस में स्लोप का वैल्यू क्या होगा. तो चलो स्लोप के वैल्यू को निकालते हैं वन बाय वन करके. सो आइसोथर्मल में हम कैसे निकालेंगे, इक्वेशन पे जाएंगे. P वर्सेस V का कर्व है, इक्वेशन क्या होगा आइसोथर्मल का, हमें पता है इक्वेशन. PV इक्वल टू क्या होता है, nRT, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो PV इक्वल टू दिस. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द स्लोप. सो स्लोप निकालने के लिए हम व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, so just do the partial differentiation. So pressure को पहले constant मान लो, delta V plus V delta P will be equal to what, nR delta T, है ना. इस तरह से हम partial differentiation करेंगे. delta T क्या होगा, 0, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, so delta T is 0. now P delta V plus V delta P is what, 0. एंड स्लोप P वर्सेस V का कर्व है, इसका स्लोप किसके बराबर होगा, P बाई V, यानी कि डेल्टा P बाई डेल्टा V, यानी कि dP बाई dV, राइट. यही निकालना है ना हमें. तो यहाँ पे अब तुम ध्यान से देखो, V डेल्टा P को मैं क्या लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ माइनस P डेल्टा V. हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेल्टा P बाई डेल्टा V, और ये किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे, माइनस P बाई V. सो जो आइसोथर्मल कर्व है उसका स्लोप किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, P बाई V के बराबर होगा और नेगेटिव होगा. अब इस पॉइंट पे स्लोप बनाओ, एंगल तो 90 से ज्यादा बना रहा है तो स्लोप डेफिनेटली नेगेटिव है, सो दैट इज वाई नेगेटिव साइन. स्लोप का वैल्यू क्या होगा, सो इस पॉइंट पे प्रेशर अगर P1 है, वॉल्यूम V1 है, तो स्लोप का वैल्यू होगा P1 बाई V1. सिंपल. अब आते हैं एडियाबेटिक में. सो एडियाबेटिक में अगर तुम देखोगे, एडियाबेटिक का इक्वेशन लिखेंगे, हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट,
है ना. दिस इज द इक्वेशन. नाउ टेक द पार्शियल डिफरेंशिएशन. सो पी को कांस्टेंट मानो, अब वी गामा का पार्शियल डिफरेंशिएशन करो. सो वी गामा को वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, सिंपल यही करना होता है. सो वी गामा को अगर वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, दैट इज मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ डीवी गामा बाई डीवी इंटू डीवी, यही तो होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट. सो दिस विल बिकम गामा वी गामा -1, ठीक है, प्लस पी वी, क्या पी गामा वी गामा -1 और डीवी लिखना पड़ेगा तो डेल्टा वी लिखो, प्लस अब क्या करोगे, वी गामा को कांस्टेंट लोगे, है ना, और पी को पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो वो तो सिंगल पावर में है. सो दिस विल बिकम डेल्टा पी एंड दिस इज इक्वल टू 0. नाउ इफ यू गो ऑन टू कंपेयर दिस थिंग, अब देखो जो जो निकालना है उसको ध्यान से देखो. दिस इज पी एंड दिस इज गामा, ठीक है. एंड एक काम करते हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा भी निकालना है ना, तो चलो सही से लिखते हैं. आई एम गोइंग अ बीट स्लोअर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली, ठीक है. डेल्टा पी वी गामा को क्या लिखोगे, -p गामा वी गामा -1 डेल्टा वी. हमें क्या निकालना है, डेल्टा पी बाई डेल्टा वी. सो डेल्टा वी को आप इधर लेकर आ जाओ और ये क्या है, पी गामा को इधर ले लो, वी गामा -1 और वी गामा. सो इधर एक v बच जाएगा, अगर इन दोनों को कट करोगे तो यहाँ पे एक v बचेगा और वो एक v इधर आ जाएगा, p बाई वी, सॉरी p बाई वी. सो यहाँ पे जो स्लोप आया है वो क्या आया, गामा टाइम्स p बाई वी आया. और गामा होता है 1 से बड़ा, क्योंकि गामा होता है सीपी बाई सीवी, सीवी सीपी सीवी से बड़ा है, इसलिए गामा ग्रेटर देन 1 होता है. सो यहाँ पे अगर तुम स्लोप देखो तो आइसोथर्मल का स्लोप कम होगा एडियाबेटिक से, ठीक है. अब इन दोनों पे आ जाओ, ये कर्व 1 ले लो, ये कर्व 2 ले लो. अब मुझे बताओ ये 1 2 में कौन आइसोथर्मल होगा, कौन एडियाबेटिक होगा. नाउ दिस इज योर टास्क, लेट मी नो. सी केयरफुली, लेट मी नो नाउ. यस, कम ऑन. Just let me know which is isothermal, 1 or 2. ओके, तुम लोग एक चीज मुझे बताओ. मैं सपोज कर लो मैंने 2 लाइन यहाँ पे ड्रॉ करा, ठीक है, एक ये बनाया और एक ये बनाया, ठीक है. इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो. 3 का स्लोप क्या है, 3 3 का स्लोप क्या होगा, 3 का स्लोप क्या होगा और 4 का स्लोप क्या होगा, बताओ जल्दी से. तुम लोग प्लीज ये बेसिक्स को क्लियर रखो, स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप कैसे दे. तुम झूले पे बैठे होगे ना, तुम इमेजिन कर लो ग्राफ 1, कर्व 1 भी एक झूला है और कर्व 2 भी एक झूला है. कौन से झूले पे तुम बैठोगे तो ज्यादा चांस है कि तुम जल्दी से नीचे स्लाइड करके आ जाओगे. स्लोप 1, कर्व 1 एक झूला है, कर्व 2 भी एक झूला है. किस पे तुम बैठोगे तो खतरा ज्यादा है कि तुम नीचे गिर जाओगे जल्दी से, कौन से कर्व में.
दिस इज वेरी कॉमन थिंग, राइट? जस्ट इमेजिन योरसेल्फ सिटिंग देयर। कहाँ पे तुम ज्यादा खुद को बैलेंस कर पाओगे और कहाँ पे गिरने का चांस ज्यादा है? ओके, मैं बोलती जा रही हूँ, आई शुड नॉट स्पीक नाउ। चलो ठीक है। मैं तो देखो, ऑनलाइन क्लास का ना ये सब ड्रॉबैक है। मुझे पता भी नहीं कि तुम्हें सच में समझ में नहीं आ रहा है या फिर तुम्हारा नेटवर्क खराब है, और मैं बोलती जा रही हूँ, मैं पूछती जा रही हूँ। हो सकता है तुम्हें समझ में आया हो, तुम्हें आंसर भी पता हो, बट आई डोंट नो व्हाट इज द केस। एनीवे, 3 का स्लोप क्या होगा? 3 का स्लोप क्या होगा? 0। क्योंकि एक्स एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस से वो कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। और tan 0 क्या होता है? 0। और ये जो लाइन 4 है, ये वॉल्यूम एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। इसका स्लोप क्या होगा? मैक्सिमम, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। और तुम देखो कौन सा कर्व 4 से क्लोज है? ये वाला कर्व 4 से क्लोज है। सो टू कर्व का तुम्हारा स्लोप ज्यादा होगा। और 1 कर्व जो है वो किससे ज्यादा क्लोज है? 3 से ज्यादा क्लोज है, रादर देन 2 ज्यादा क्लोज है 3 से, या 1 ज्यादा क्लोज है? 1 ज्यादा क्लोज है। सो डेफिनेटली 1 का स्लोप 2 से क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वो कम की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। और इतना भी दिमाग नहीं लगाना, तो सीधा सीधा देखो, अगर कोई इंसान यहाँ बैठा है, ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक कर दूं, अब इस पे अगर कोई आदमी बैठा है, इस पे, तो उसको, उसका नीचे गिरने का चांस कम है। इस पे बैठा है, उससे ज्यादा नीचे जल्दी गिरेगा। और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा स्लिपरी लग रहा है, ऐसे ऐसे स्लाइड कट जाएगा। सो जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जैसे अगर तुमने एक झूला ऐसा बना दिया, ये झूला है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आदमी खुद को बैलेंस कर नहीं सकता, वो जल्दी से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप बहुत हाई है। सो जो जिसका स्लोप हाई होगा वो ज्यादा कर्व्ड होगा, ठीक है? और कर्व्ड किधर ज्यादा होगा? वाई एक्सिस की तरफ वो ज्यादा इंक्लाइंड होगा, ठीक है? सो दैट इज डन। सो 2 will be your what? 2 will be your adiabatic curve and 1 will be isothermal, क्योंकि isothermal का स्लोप गामा टाइम्स छोटा है adiabatic से। एंड दिस इज योर थिंग। ओके, आगे चलते हैं। कंपैरिजन कर लिया हमने। कंपैरिजन कर्व में क्या मिला? आइसोथर्मल का कर्व क्या है, स्लोप क्या है? dp by dv किसके बराबर आया? माइनस p by v। एडियाबेटिक का क्या आया? dp by dv माइनस गामा p by v, ठीक है? दिस इज सो ऐसा। नाउ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टॉक्स अबाउट व्हाट? एनर्जी कंजर्वेशन। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टॉक्स अबाउट व्हाट? वेरी नेचुरल ऑब्जर्वेशन की बात करता है। जैसे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम दो स्टेटमेंट्स में डिफाइन करते हैं, एक है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और एक है तुम्हारा क्लॉजियस स्टेटमेंट, ठीक है? सबसे पहले हम देखते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को। तो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए सपोज कर लो मैं एक हीट इंजन का एग्जांपल लेती हूँ। वो इंजन क्या होता है? उसमें एक सिस्टम होगा, ठीक है? ऐसा है ये सिस्टम, डन। और इस सिस्टम को तुम क्या दोगे? इस सिस्टम को दोगे तुम एनर्जी, डन। सो तुमने दिया इसको एनर्जी। और हीट इंजन जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है कि उसको हम एनर्जी देते हैं और वो हमें वर्क करके देता है। सो इस सिस्टम से हमारा डिजायर क्या है? हमारा डिजायर ये है कि ये हमें वर्क करके दे, यानी कि सिस्टम विल डू वर्क, डन। सो हमने सिस्टम को एनर्जी दिया, वो एनर्जी का यूज क्या करेगा? वर्क करने में करेगा। लेकिन नेचर में ये देखा गया है कि तुम किसी भी इंजन को, कोई भी इंजन बना हो आज तक, उसको अगर तुम 100 जूल एनर्जी दे रहे हो तो वो सारे के सारे 100 जूल को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। दिस इज लिमिटेशन ऑफ एनी सिस्टम एग्जिस्टिंग, राइट? सो डेल्टा क्यू कांट बी इक्वल टू डब्ल्यू, डन। इसका मतलब अगर तुमने कोई भी एक टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर सपोज कर लो, यहाँ पे फर्नेस है, ठीक है, आग जल रहा है, और यहाँ से हीट को T1 टेम्परेचर से तुमने हीट किसको दिया? सिस्टम को दिया। ये एनर्जी है, सिस्टम ने उस एनर्जी को लेकर कुछ वर्क किया, लेकिन वो सारे हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, और वो कुछ हीट को किधर फेंक दिया? सराउंडिंग में फेंक दिया। एंड दिस इज योर सराउंडिंग। इसका टेम्परेचर T2 ले लो तो डेफिनेटली T1 इज ग्रेटर देन T2, क्योंकि ये फर्नेस है, यहाँ से एनर्जी हम खींच रहे, और ये सिस्टम
कुछ एनर्जी इन्वायरमेंट में फेंक रहा है, एंड दैट इज डेल्टा क्यू डैश। यानी कि सिंपल है, डेल्टा क्यू डैश कांट बी इक्वल टू जीरो, ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। या समझ रहे हो, इट मीन्स टोटल वर्क कांट, total energy given to the system can't be converted into work done. So if you talk about the efficiency of heat engine here, efficiency is what? Efficiency is how much work it is giving to us divided by how much energy we are giving to it done. So efficiency क्या होता है? output by input. हमने इस सिस्टम को इनपुट क्या दिया? इनपुट क्या है यहाँ पे? इनपुट है हमारा ये, सो दिस इज इनपुट, है ना। और सिस्टम हमें क्या दे रहा है? जो दे रहा है वो है आउटपुट, यानी कि ये है आउटपुट। तो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन विल बी व्हाट? आउटपुट बाय इनपुट, W by डेल्टा Q, ठीक है। एंड दिस डेल्टा Q कांट बी इक्वल टू W, एंड दैट इज व्हाई efficiency can't be equal to 1 according to Kelvin Planck statement. तो केल्विन प्लैंक ने ये कहा कि तुम एनर्जी को कंप्लीटली वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया। इसके पीछे कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है, मतलब जो चीज तुम सामने देख रहे हो उसके लिए क्या प्रूफ चाहिए, है ना। जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो ट्रूथ है, उसके लिए क्या प्रूफ चाहिए? सो दिस इज ट्रूथ। देन हमने बहुत कोशिश करी कि एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज किया जाए, इसलिए हमने रिवर्सिबल सिस्टम बनाया था, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी डिटेल में हीट इंजन को। बट हीट इंजन ओवरऑल ऐसा होता है, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्लॉजियस स्टेटमेंट। देन सपोज कर लो अगेन यहाँ पे हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है। सो ये ले लो रेफ्रिजरेटर, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर में क्या रखा हुआ है? तुम्हें आइसक्रीम बनाने हैं, सो तुमने यहाँ पे एक मिल्क का बाउल रखा, ठीक है, और इसमें तुमने सारे ड्राई फ्रूट्स डाले, व्हाटएवर। सो मिल्क इज हियर एंड दिस इज रेफ्रिजरेटर। अब ये रेफ्रिजरेटर क्या करेगा? ये रेफ्रिजरेटर, मतलब हम फ्रिज में रखते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है? कि वो चीजों को ठंडा करे, है ना। सो हमने एक चीज, मिल्क जो मेरे कमरे में था उसका टेम्परेचर क्या होगा? रूम टेम्परेचर, यानी कि सपोज 25 डिग्री था, मैंने उसको फ्रिज में रखा और उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा? डाउन होगा। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि 25 डिग्री से वो 23 डिग्री हुआ, 20 डिग्री हुआ, डन। सो इससे हीट निकल रहा है। जैसे ही हमने उसको फ्रिज में रखा, उससे हीट क्या है? निकल रहा है। कहने का मतलब कि फ्रिज का काम क्या है? इससे हीट को निकालना, डन। और हीट को निकालना, जैसे अगर तुम्हारे पास टेबल पे मिल्क रखा हुआ है तो अपने आप तो इससे हीट निकलता नहीं है, नहीं निकलता, यानी कि नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है तो हमें इसको करना पड़ेगा, और इसलिए जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें मशीन होगा, और वो मशीन को मैं सपोज ऐसे बनाती हूँ, सिस्टम की तरह लेती हूँ। सो सिस्टम यहाँ पे क्या करेगा? सिस्टम पे वर्क होगा, ठीक है, और उस वर्क की वजह से वो मिल्क से क्या खींचेगा? एनर्जी। वो मिल्क से क्या खींचेगा? एनर्जी खींचेगा, और फिर जो भी एनर्जी लिया उसको वापस इन्वायरमेंट में क्या कर देगा? फेंक देगा, ठीक है। सपोज सम Q1 अमाउंट ऑफ हीट वो क्या किया? फेंका, डन। सो क्लॉजियस का कहना ये था कि अगर तुम्हें किसी भी चीज से, जैसे यहाँ पे देखो मिल्क रेफ्रिजरेटर के अंदर है, इसका टेम्परेचर T1 मान लो, इसका T2 मान लो। सो ओवरऑल हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है कि T1 टेम्परेचर से हीट कहाँ जा रहा है? T2 टेम्परेचर पे, एंड T1 इज लेस देन T2, राइट। सो हीट का फ्लो दिख रहा है हमें लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर। दिस इज अननेचुरल, क्योंकि नेचुरली हीट कैसे फ्लो करता है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। देन सो क्लॉजियस ने ये बोला कि अगर तुम्हें हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ ले जाना है तो ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है, इसके लिए तुम्हें सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा। एंड दिस इज क्लॉजियस स्टेटमेंट, एंड दिस इज हाउ रेफ्रिजरेटर वर्क। इस चीज को मैं डिटेल में कल के क्लास में डिस्कस करूंगी। सो कल के क्लास में वी विल डिस्कस हीट इंजन, जो तुम्हारा हाई एफिशिएंसी हीट इंजन को डिस्कस करेंगे, और फिर रेफ्रिजरेटर को मैं थोड़ा और डिस्कस कर दूंगी। एंड यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, जो कि एक फॉर्मूला है। आई डोंट वांट टू हरी अप थिंग्स, सो कल के क्लास में हम इसको फिनिश करेंगे, डन। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विथ व्हाट?
KTG, kinetic theory of gases. That is again very, very, very important. Okay. So anyone having any doubt before I go? If you have any doubt, let me know if you can. मैं ना तुम लोगों के ऊपर एक पोएट्री लिखने वाली हूँ, पता है? टॉपिक क्या होगा पता है? नहीं बोलने वाला टॉपिक. And I will share with you people. Okay? चलो, that would be interesting. Any doubt? नहीं? Okay. So I'm assuming there is no doubt as you are not speaking up. So I'm forced to assume. Sorry. Anyway, let's meet tomorrow. Tomorrow क्या है? Saturday. Okay, we can't meet tomorrow. So let's meet on Monday. है ना? उस दिन तो मिल ही सकते हैं. Yes. So we will be there with new topic. New topic means just the extension of this, but kinetic theory of gases is going to be very interesting. We will read about all those things और बहुत easy भी होगा. ठीक है? So चलो मिलते हैं. तब तक के लिए तुम लोग अपना अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करो, क्वेश्चंस करो, eat healthy, sleep well and stay protected with cold. है ना? बहुत ज्यादा ठंड हो रही है. So अच्छे से रहो. Bye bye. Take care.